दोस्तों एक होटल में पार्टी चल रही थी। उस होटल की पार्टी में काफ़ी बड़े-बड़े अधिकारी आए हुए थे और उनमें से किसी एक बड़े अधिकारी का कोई बड़ा फंक्शन था जिसके लिए उसने सभी बड़े अधिकारियों को इनवाइट किया था। इसी फंक्शन में एक डीएम भी शिरकत कर रही थी, जो कि उस फंक्शन में काफ़ी देर तक काफ़ी बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद इधर-उधर घूमती फिरती हैं और जब खाना खाने का वक़्त आता है तो वो भी अपने सभी साथियों के साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं। इतने में एक वेटर आता है जो कि उनको खाना परोस रहा होता है। जब वो वेटर उन अधिकारियों को खाना परोसते हुए इन मैडम के पास आता है, तो वो इन मैडम को बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा होता है। वो ये सोचता है कि जैसे इसका इस मैडम के साथ कोई न कोई नाता रहा है, कोई न कोई संबंध रहा है और वो मैडम को बड़ी प्यार भरी नज़रों से तो कभी शर्मिंदगी भरी नज़रों से देख रहा होता है। देखने और इस तरीके से इग्नोर करने का जो अंदाज़ था, वो डीएम साहिबा को कहीं न कहीं फ़ील हो जाता है। वो उस वेटर को देखने लगती हैं जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो वेटर ये देखता है कि डीएम साहिबा अब उसी को देख रही हैं और अब उसकी हरकत को नोटिस कर रही हैं। तो वो वेटर डीएम साहिबा को खाना परोसकर वहाँ से हट जाता है। डीएम साहिबा को उसके जाने के अंदाज से, उस कद-काठी से, उस चेहरे के देखने के अंदाज से ऐसा लगता है कि कहीं डीएम साहिबा सोचती हैं कि कहीं न कहीं मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ, कहीं ये वो तो नहीं जिसे मैं सोच रही हूँ। तो क्या हुआ था इस पूरी सच्ची घटना में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन था वो वेटर, क्यों वो एक डीएम को इस तरीके से देख रहा था और डीएम साहिबा ने आखिर उसके बाद क्या किया, आज की इसी वीडियो में हम आप सभी से बताने वाले हैं। तो हार्दिक स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों जो कहानी है ये वाकई आपके दिल को छू लेगी। ये स्टोरी कहीं न कहीं से एक अच्छी सबक देती है, एक अच्छी सीख देती है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों इसके बाद डीएम साहिबा अपना खाना छोड़कर उस होटल के मैनेजर के पास जाती हैं और उस होटल के मैनेजर से इस वेटर की हरकत के बारे में बताती हैं। उससे ये कहती हैं कि आखिर ये वेटर कौन था और क्या ये वही है जिसके बारे में ये डीएम साहिबा सोच रही थी। जब वेटर के बारे में डीएम साहिबा इस तरीके से पूछताछ करती हैं तो वो मैनेजर उनसे जो बताता है, जो बातें निकल कर सामने आती हैं और उस वेटर का नाम सुनकर डीएम साहिबा के चेहरे के सामने उनका पूरा अतीत एक बार फिर से करवट बदलने लगता है। दोस्तों ये बात उस समय की है जब प्रीति अपनी कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। उनके परिवार में उनके पिताजी जो सरकारी नौकरी में थे, उनकी माताजी और उनके 2 छोटे-छोटे भाई थे जो कि पढ़ रहे थे। जब वक़्त गुज़र रहा होता है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई लगभग कंप्लीट होने को थी, तो इधर माता-पिताजी ये सोचते हैं कि अपनी बेटी प्रीति की शादी किसी अच्छे घर में कर दी जाए तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन प्रीति कहीं न कहीं ये सोचती थी कि उसकी जो ज़िंदगी है, वो पढ़ाई-लिखाई के बाद एक बड़े अधिकारी बनकर बीते और एक बड़े पद को वो ग्रहण करे। ऐसा सोचकर प्रीति अपने माता-पिता से बातचीत करती है, उन्हें शादी के लिए रोकती है। लेकिन माँ-पिताजी ने ये तय कर लिया था कि उन्हें अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में देखकर जल्दी से कर देनी है। जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि शादी के बाद प्रीति के घर वाले उसे पढ़ने देंगे या फिर नहीं। तो इसके लिए प्रीति के माता-पिता ने उस लड़के से बातचीत कर ली थी, ये तय कर लिया था कि प्रीति की शादी के बाद भी प्रीति की पढ़ाई जारी रहेगी और प्रीति जैसे जो पढ़ना चाहती है, जिस परीक्षा को देना चाहती है, उसमें आप लोग कोई रुकावट नहीं डालेंगे। खुशी की बात ये थी कि प्रीति के होने वाले ससुराल वाले इस बात से सहमत थे और दूल्हे को भी कोई आपत्ति नहीं थी। तय समय देखकर प्रीति का रिश्ता तय कर दिया जाता है और प्रीति अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद जैसा सोच रही थी वैसा ही होता है। प्रीति के घर वाले उसकी अच्छे से ख्याल करते हैं, उसका देखभाल करते हैं और प्रीति की अपनी पढ़ाई आगे जारी रखती है। इत्तेफाक की बात ये थी कि प्रीति का जो दूल्हा था वो भी सरकारी नौकरी के लिए ही प्रयास कर रहा था और प्रीति का ये दूल्हा अरुण जो कि एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग किया करता था, अब प्रीति का भी दाखिला उसी कोचिंग सेंटर में हो जाता है। दोनों पति-पत्नी साथ कोचिंग जाते थे और साथ ही कोचिंग से घर लौटते थे। दोनों की साथ ही ग्रुप की स्टडीज़ में उनकी पढ़ाई और उनकी जो कॉम्पिटिशन की तैयारी थी, वो बहुत बखूबी चल रही थी। इतने में एक रोज़ ये होता है कि कोचिंग में किसी बात को लेकर प्रीति और अरुण के बीच में कंपैरिजन कर दी जाती है। जहाँ वो ये सुनता है कि उसके सभी दोस्त, यहाँ तक कि उसकी कोचिंग के सर भी प्रीति को अरुण की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होशियार और समझदार समझते हैं। कहीं न कहीं अरुण की ईगो को इस बात की हर्ट लगती है, वो प्रीति से कहीं न कहीं जलन रखने लगता है। वो ये सोचता है कि प्रीति जो कि उसकी पत्नी है, वो उससे ज़्यादा समझदार है, वो उससे ज़्यादा टैलेंटेड है और लोग ये कहने लगते हैं कि प्रीति का सिलेक्शन तो होना तय ही है, लेकिन अरुण का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये सारी बातें प्रीति के अलावा उसके दोस्त और उसके सभी कलीग्स, यहाँ तक कि सर और अरुण के सभी दोस्त जानते थे। इन सभी चीज़ों को जानकर अरुण को अच्छा नहीं लगता था और अब वो कहीं न कहीं प्रीति से जलन रखने लगा था और ये जलन
कलह का रूप ले लेती है। घर में भी प्रीति और अरुण के बीच में अब आए दिन कलह और विवाद होने लगे थे। अरुण जानबूझकर प्रीति की पढ़ाई में रोड़े अटकाता था। वो ये सोचता था कि प्रीति अपनी पढ़ाई न पूरी कर सके, उसका क्लास वर्क न कंप्लीट हो सके और वो तय समय पर कोचिंग न पहुंच सके। दोस्तों, इसके बाद होता यूँ है कि प्रीति अपने भविष्य को छोड़कर अपने परिवार को सँभालने की ज़िम्मेदारी उठाती है। वो अपने घर को सँभाल रही होती है और अपने कोचिंग को भी समय दे रही होती है। लेकिन इतने पर भी बात बनती नहीं है। अरुण, जो कि अब प्रीति से जलन रखता था, उससे कलह करता था, वो अपने घर की ज़िम्मेदारियों का बोझ कुछ इतना ज़्यादा बढ़ाने लगा था कि जिससे प्रीति की जो कोचिंग थी, वो छूटने लगी थी और अब प्रीति अपनी कोचिंग नहीं जा पाती थी। दोस्तों, जब प्रीति ने ये देखा कि उसकी जो कोचिंग है वो उसके ससुराल और उसके परिवार के आड़े आ रही है, तो उसने अपने ससुराल की घर को समझते हुए, अपने माता-पिता की, अपने सास-ससुर की इज़्ज़त को समझते हुए अपनी कोचिंग से इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी कोचिंग छोड़ दी और सिविल सर्विस की जो वो तैयारी कर रही थी, उसे वो त्याग देती है। और अब इधर अरुण बहुत खुश था क्योंकि उसकी जो मनचाही मुराद थी वो पूरी हो गई थी और अब प्रीति एक घरेलू गृहिणी की तरह अपने ससुराल की ज़िम्मेदारियों को निभा रही थी, अपने सास-ससुर की अच्छी परवरिश कर रही थी। इधर अरुण जब अब कोचिंग जाने लगा था, तो अब अरुण के दोस्त, अरुण के जो कलीग्स थे और अरुण के जो टीचर थे, वो बार-बार अब ये कहने लगे थे कि अरुण ने ही जानबूझकर अपनी पत्नी प्रीति की कोचिंग छुड़वा दी है ताकि अरुण को ईगो ना फ़ील आए और अरुण जो कोचिंग में अच्छा नहीं है, उसकी पत्नी प्रीति जो इतनी अच्छी है, वो कहीं अधिकारी ना बन जाए और अरुण को बेइज़्ज़ती ना फ़ील हो। इसलिए अरुण का और ज़्यादा उपहास होने लगा था, अरुण का अब और ज़्यादा मज़ाक उड़ने लगा था। लोग ये कहने लगे थे कि अरुण ने ही प्रीति के ऊपर प्रेशर डलवाकर उसकी कोचिंग छुड़वा दी और एक होनहार लड़की जो कुछ बन सकती थी, वो अब अरुण के कारण ही कुछ नहीं बन पा रही है। अब अरुण के मन में और ज़्यादा नफ़रत घर करने लगती है और ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। दोस्तों, एक बार यूँ होता है कि अरुण अपनी पत्नी प्रीति के ऊपर घर में इसी सब बातों को लेकर हाथ उठा देता है, जिससे उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद प्रीति अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद अपने पिता से सारा हाल समाचार बताती है। वो ये कहती है कि जिस परिवार के लिए, जिस पति के लिए मैंने अपनी कोचिंग तक छोड़ दी, वो पति और वो परिवार ही मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, मुझे ज़लील करता है और आज अरुण ने तो मुझ पर हाथ तक उठा दिया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मायके रहने के बाद प्रीति ये सोचती है कि अरुण उसे लेने आएगा, लेकिन अरुण तो नहीं आता। लेकिन उसने अपने घर पर से एक नोटिस भिजवाया और वो तलाक का नोटिस जब प्रीति के घर पहुंचता है तो प्रीति देखकर बहुत शॉक रह जाती है। वो ये सोचती है कि आखिर इतना बड़ा डिसीजन अरुण ने ऐसे कैसे ले लिया। काफ़ी बातें की, काफ़ी मिन्नतें की कि ये वो इस रिश्ते को न तोड़े, हम दोनों की ज़िंदगी को न खराब करे। लेकिन अरुण जो कहीं मानने को ही तैयार नहीं था, वो प्रीति से छुटकारा पाना चाहता था। एक तैश में लिया गया एक तरफ़ा फ़ैसला तलाक की वजह बनता है और अब प्रीति और अरुण के रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं। इसके बाद यूँ होता है कि अरुण अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाता है और प्रीति अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाती है। कुछ दिनों का ये जो दर्द था, वो बीत जाता है और अब प्रीति के माता-पिता उसकी नई शादी करने की फिराक में लग जाते हैं। तो प्रीति के माता-पिता एक बार फिर से प्रीति के ऊपर शादी का दबाव डालने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि आखिर कब तक तुम अपनी इस तलाकशुदा ज़िंदगी को अकेले ही गुज़ारती रहोगी? आखिर तुम्हें कहीं न कहीं ये रिश्ता तो करना ही पड़ेगा और इस बार हम एक ऐसे रिश्ते को चुनेंगे जहाँ पर वो तुम्हारी सारी कंडीशन को जानता होगा और तुम्हें पढ़ने की पूरी इजाज़त देगा और वो लोग बहुत ही पढ़े-लिखे और बहुत ही सभ्य परिवार से होंगे। लेकिन प्रीति इस बार अपने माता-पिता से ये साफ-साफ मना कर देती है और ये कहती है कि इस बार उसकी चलने दी जाए और इस बार उससे कोई शादी नहीं करनी है। वो कहती है कि आपने मेरी शादी मेरी मनमर्ज़ी के बिना करवा कर ये देख लिया और जो रिज़ल्ट निकल कर आया है वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। अब आज मेरे माथे पर एक तलाकशुदा का स्टैम्प लग चुका है और अब मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो पढ़ लिख कर एक काबिल अधिकारी बनना चाहती हूँ। अपने भविष्य के अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ जो मैं कहीं न कहीं पूरा नहीं कर सकी थी। जब प्रीति के माता-पिता ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारा पूरा साथ देंगे, तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम जैसे जो पढ़ना चाहो उस पढ़ाई को पूरा करो। दोस्तों, एक बार फिर से प्रीति ने पढ़ाई की ओर रुख किया और उन किताबों को छूना शुरू किया जिसे वो छोड़ चुकी थी। पढ़ाई से उसका नाता तो टूट गया था, लेकिन पढ़ने की जो लगन थी, जो पढ़ाई का जो तरीका था और जो होशियारी थी, वो कहीं ख़त्म नहीं हुई थी। बहुत जल्द प्रीति ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और यूपीएससी की परीक्षा की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने लगी। इस बार उसका संकल्प पिछले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत और कड़ा हो चुका था। अब वो एक चैलेंज के तौर पर देख रही थी कि उसे कुछ बनना था, उसे कुछ करके दिखाना था और अपने टूटे हुए सपने को, अपनी खोई हुई ज़िंदगी को वापस से हासिल करना था। ऐसे सोचते-सोचते प्रीति ने 3 सालों तक लगातार ज़बरदस्त तरीके से यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की और एक बार उसका सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया।
प्रीति का जब सिलेक्शन हो जाता है तो प्रीति ट्रेनिंग के लिए जब अपनी मसूरी की ओर रवाना होती है तो प्रीति के माता पिता की आंखों में आंसू थे और वो लोग स्टेशन तक उसे छोड़ने के लिए आए थे और वो लोग घर जाकर अपनी बेटी की धूमधाम से प्रचारित प्रसारित करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी बेटी ने कर दिखाया। ये तलाकशुदा बेटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उसने अपने दर्द को काबू पाते हुए इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। लोगों और रिश्तेदारों में इस बात का चर्चा उठने लगता है कि एक बेटी ने अपने करियर की उस ऊंचाई को छू लिया है जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं। इसके बाद वक्त गुजरता होता है और प्रीति ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद प्रीति एक ऐसे ज़िले में पोस्टेड होती है जहाँ पर एक होटल में एक बड़ा अधिकारी अपनी ट्रांसफ़र की और अपने बड़े फंक्शन की, शादी की, समारोह की पार्टी दे रहा होता है। दोस्तों, इसके बाद प्रीति भी उसी फंक्शन में, उसी पार्टी में उस शिरकत करने के लिए जब वहाँ पहुँचती है तो वे देखती है कि काफ़ी बड़े लोग वहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी सारे गेस्ट का स्वागत सत्कार चल रहा है। घूमने फिरने बातचीत के दौर के बाद जब खाने का दौर शुरू होता है तो प्रीति भी अपने एक होटल के एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है और जब वहाँ पर लोगों के साथ, मेहमानों के साथ डिनर को सर्व किया जा रहा होता है तो एक वेटर आता है और वो सबको सर्व करने के बाद जब प्रीति की टेबल के पास आता है तो प्रीति को बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा होता है। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं जिसे प्रीति की नज़रें भी शायद कहीं न कहीं समझ जाती हैं और उसके चलने फिरने के अंदाज, उसकी कद-काठी, उसके हाथों को देखकर प्रीति को इस बात का पूरा विश्वास हो जाता है कि ये हो ना हो, मेरा पति अरुण ही है। इसके बाद जब अरुण ये समझता है कि प्रीति कहीं न कहीं उसे समझ चुकी है, तो वो जल्दी से भोजन परोसकर अपने उस सर्विस स्टाफ की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसके स्टाफ के लोग खड़े होते हैं। लेकिन प्रीति उसके जाने के अंदाज से और काफ़ी चीज़ों से ये समझ जाती है कि ये मेरा पति अरुण ही है, जो आज इस स्थिति में पहुँच चुका है। प्रीति तत्काल मैनेजर के पास पहुँचती है और उस वेटर को बुलाने के लिए कहती है। जब वेटर उसका नाम बताता है, तो उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है कि ये मेरा पति अरुण ही है, जो आज यहाँ पर वेटर का काम कर रहा है। मैनेजर ये बताता है कि जब इसकी शादी हुई थी, तो इसकी शादी में बहुत सारे खर्च किए गए थे। इसकी पत्नी का इसके साथ डिवोर्स हो गया था और इस दर्द को, इस दुःख को इसके माता-पिता बर्दाश्त नहीं कर सके थे। इसने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, कोचिंग की पढ़ाई इसकी छूट चुकी थी, तो ये कुछ कहीं बन नहीं सका। इसके बाद ये यहाँ-वहाँ छोटे-मोटे काम करता था और आज हमारे पास एक होटल में एक वेटर की नौकरी करने पर मजबूर है। बस यही इसकी ज़िंदगी है। इसके घर परिवार में भी अब इसका कोई नहीं है, तो बस ये यहीं पर खाता है और यहीं पर रह जाता है। इसके बाद प्रीति उस वेटर अरुण को बुलाती है। जब अरुण वहाँ पर आता है, तो प्रीति को देखकर चौंक जाता है। जब प्रीति उससे ये पूछती है कि तुम अरुण ही हो ना, तब वेटर जो कि मास्क लगाए हुए था वो अपने चेहरे पर से मास्क को उतारता है और उसकी आंखें भरी हुई थी। वो रोने लगता है, प्रीति के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। वो ये कहता है कि प्रीति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा गलत कदम उठाया क्योंकि मैंने तुमसे तलाक ले लिया। मैं ये जानता था कि तुम कुछ कर सकती हो, तुम कुछ बन सकती हो, लेकिन मैंने जब तुमसे तलाक लिया तो मैं इस बात को समझ ही नहीं सका कि तुम मेरी ज़िंदगी में एक खुशियाँ लेकर आई थी, जो हमारे परिवार को बहुत अच्छे से चला और बसा सकती थी। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद जब तुमसे मेरा तलाक हो गया तो मेरी बर्बादी का उसी दिन से शुरुआत हो चुका था। न जाने क्यों मेरी कोचिंग मुझसे छूट गई और मेरे माता-पिता अब ये समझने लगे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा मेरी पत्नी के साथ डिवोर्स हो गया है और वो टेंशन और तनाव में रहने लगे। एक रोज़ इसी टेंशन और तनाव में मेरे माता-पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं कहीं भी किसी लायक नहीं रहा। मेरी कोचिंग छूट चुकी थी, मेरे साथ तुम्हारा तलाक हो चुका था और अब मैं कहीं कुछ कर नहीं रहा था। ज़िंदगी बर्बादी के साथ गुज़र रही थी, मैं दिन-रात रोया करता था, तुम्हें याद किया करता था। और मैं ये सोचा करता था कि आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इसके बाद मैंने नौकरी करने के लिए सोचा और मैं यहाँ-वहाँ छोटे-मोटे काम किया करता था। मुझसे कोई काम कभी होता नहीं था, मेरा दिमाग कहीं और लगा रहता था, इसलिए मैं हर बार नौकरी से निकाल दिया जाता था। आज मैं एक इस होटल में नौकरी कर रहा हूँ। जब प्रीति इतनी सारी बातें सुनती है तो कहीं न कहीं वो भी उदास हो जाती है। वो एक बार फिर से अरुण से ये पूछती है तो कि क्या तुमने कोई शादी नहीं की? तुम्हारा दूसरा कोई शादी नहीं हुआ? तब वो ये बोलता है कि मेरा कहीं मन ही नहीं लगता था और मैं कहीं और किसी के साथ दिल लगाना ही नहीं चाहता था। मेरी जो यादें तुमसे जुड़ी हुई थी, मैं उनसे बाहर ही नहीं निकल पाया और अब मैं बस काम करता हूँ और यहाँ पर रहकर जो मिलता है उसी में अपनी ज़िंदगी गुज़र रही है। इसके बाद वो ये बोलता है कि प्रीति, मेरी छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम तो एक बहुत बड़ी आईएएस अधिकारी बन चुकी हो, क्या तुमने कोई शादी नहीं की? तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? प्रीति ये बोलती है कि मैंने जब तुमसे तलाक लिया था तो मैं ये सोच चुकी थी कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है और मैं तुम्हें और इस समाज को बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा एक जवाब देना चाहती थी, ये समझाना चाहती थी कि आखिर
कोई औरत टूट कर भी टूटती नहीं है, और अगर कोई कुछ दिल से चाह ले तो उसे पूरी कायनात कराने में, मिलाने में पूरी शिद्दत से लग जाती है। इसका सोचकर मैंने पूरी शिद्दत से पढ़ाई की और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तुमसे तलाक के बाद दूसरी शादी करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता था अरुण, क्योंकि जितना मैंने तुम्हें चाहा था उतना शायद तुमने भी मुझे प्यार नहीं किया था, वरना तुम मुझे कभी इस तरह से तलाक नहीं देते। आज मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती न कर सकूं, मैं ये जान सकूं कि आखिर तुमने मुझे तलाक क्यों दिया था। मैंने किस मोर्चे पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे घर परिवार को संभाला, तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दिया। पढ़ने लिखने में भी तुम मुझसे कमज़ोर थे, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाई। लेकिन तुमने मेरी इस तरीके से बेइज्जती करके मुझे तलाक क्यों दिया, मुझे इसका कारण जानना है। जब जब प्रीति अरुण से इस तरीके से सवालात करती है तो अरुण बहुत दुखी हो जाता है, वो रोने लगता है और वो ये कहता है कि प्रीति मुझे माफ़ कर दो। और मैं कहीं न कहीं ईगो में आ गया था, मुझे ये लगता था कि तुम मुझसे पढ़ने में ज़्यादा तेज़ हो, ज़्यादा होशियार हो, और तुम मेरे घर को भी सँभाल रही हो, मेरे कोचिंग को भी देख रही हो, और तुम मुझसे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हो, तो मुझे इस बात की जलन होने लगी थी, ईगो फीलिंग आने लगी थी। और सभी लोग तुम्हारी तारीफ़ें करते थे और मेरी हर कोई हँसी उड़ा रहा था, तो मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। बस यही एक बहुत बड़ा कारण बन गया कि हमारा रिश्ता जो था वो तलाक की स्टेज तक पहुँच चुका और हम दोनों का तलाक हो गया। दोस्तों, ऐसा कहकर अरुण प्रीति के सामने एक बार फिर से दिल से माफ़ी मांगता है। वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हारी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं की और तुम्हारे इस टैलेंट को मैंने कभी बढ़ने नहीं दिया। इन सारी चीज़ों को मैं तुमसे दिल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो प्रीति तो मुझे माफ़ कर देना। और ऐसा कहकर अरुण चुपचाप वहाँ से अपना सिर झुकाए हुए वापस जाने लगता है। प्रीति चुपचाप उसे जाता हुआ देखती रहती है। लेकिन फिर से अचानक अरुण टर्न होता है और टर्न होकर वापस फिर से प्रीति के पास आता है और एक बार फिर से कहता है कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, मेरा कोई हक तो नहीं बनता, लेकिन तलाकशुदा तुम भी हो और तलाक मैंने भी लिया हुआ है। हम दोनों की ज़िंदगी अकेली है। क्या हम दोनों मिलकर अपने इस तलाक भरे दर्द को एक दूसरा मौका नहीं दे सकते? क्या हम अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू नहीं कर सकते? और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ प्रीति। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। जब प्रीति ये सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो भी अरुण से कहीं ना कहीं बहुत दिल से प्यार करती थी और उसकी ज़िंदगी में अरुण के सिवा कभी कोई आया ही नहीं था। अगर वो चाहती तो किसी और बड़े अधिकारी से, अपने ही लेवल के किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अरुण का ही वेट कर रही थी। और जब अरुण ने इस तरीके से सामने आकर उससे माफ़ी मांगी, उससे प्रपोज किया, तो प्रीति कहीं ना कहीं पिघल जाती है। वो अरुण से ये कहती है कि मैं तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि आखिर तुम्हारा घमंड कब टूटता है, आखिर तुम कब समझते हो कि तुम्हारी गलती थी और तुमने अपनी गलती में हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, इसके बाद अरुण और प्रीति अपने परिवार की मौजूदगी में एक आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद दोनों अपने एक नए मुकाम को, अपनी एक नई ज़िंदगी को शुरू करते हैं। और जहाँ प्रीति एक आईएएस ऑफिसर बनकर एक कार्यभार संभाल रही है और अब अरुण एक बार फिर से उस वेटर की नौकरी छोड़कर अपनी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। शायद वो भी यही सोच रहा है कि उसे कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी के पद पर नौकरी मिल जाए और उसकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं शुरू हो सके। दोस्तों, ये थी एक खूबसूरत सी कहानी जहाँ पर एक तलाकशुदा स्त्री जो कि अपने तलाक के बाद टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है, अपने समाज में अपना एक नया मुकाम, अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करती है और एक बार फिर से अपने पति को वापस पाती है। जहाँ उसका पति गलत होता है, वो उस बात को कबूल करता है, स्वीकार करता है। दोस्तों, जहाँ एक और समाज में आए दिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद जो लड़कियां होती हैं वो अपने पति को तलाक दे देती हैं, छोड़ देती हैं, लेकिन इस खूबसूरत सी कहानी में आपने देखा कि एक लड़की जो कि अपनी सरकारी नौकरी पाती है और अपने पति को तलाक के बाद भी अपनाती है और उसकी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ती है। इस खूबसूरत सी कहानी के संबंध में आप अपनी राय, अपने विचार हमसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इस स्टोरी को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक नई सच्ची घटना, एक नई स्टोरी के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें। और दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस पूरी स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी का भी अपमान करना या किसी के बारे में कुछ भी गलत गलत फहमी फैलाना बिल्कुल भी नहीं है।
दरअसल हम आपको ये स्टोरी सुनाकर एक खूबसूरत सा संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई दिल से चाहे तो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, और गलतफहमी जो होती है वो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी तोड़कर रख देती है। कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार हमसे ज़रूर लिखिएगा। हमें बेहद पसंद आता है। हम हर कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।